हेलो दोस्तों, केमिस्ट्री क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो आज हम 11th का पहला लेक्चर लेकर के आए हैं। 11 की यानी कि 11th क्लास की केमिस्ट्री का पहला लेक्चर। इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या, रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं। तो रसायन की कुछ मूल अवधारणाओं के बारे में इसमें 3 टॉपिक हमारे होते हैं उसमें, यानी कि मूल रसायन की मूल सिद्धांत, उसके बाद मूल अवधारणा, उसके बाद स्टोइकियोमेट्री सिद्धांत। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है रसायन की मूल सिद्धांत, यानी कि सबसे पहले बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यानी कि हमारे पास इसमें रसायन की कुछ मूल अवधारणा के अंदर पहला पॉइंट जो है वो क्या है, 1.1 के नाम से, यानी कि रसायन की मूल सिद्धांत। रसायन के मूल सिद्धांत, रसायन की मूल सिद्धांत। उसके बाद दूसरा जो हमारा है यानी कि 1.2, ये है मूल अवधारणा और उनके अनुप्रयोग। मूल अवधारणा मोल की अवधारणा और उनके अनुप्रयोग। उसके बाद हमारा है जो लास्ट इसमें तीसरा टॉपिक है 1.3, वो है स्टोइकियोमेट्री सिद्धांत। स्टोइकियोमेट्री सिद्धांत, ये 3 टॉपिक इसके अंदर डिस्कस करेंगे। किसके अंदर? रसायन की कुछ मूल अवधारणाओं के अंदर, यानी कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे 3 पॉइंट को, यानी कि रसायन की मूल सिद्धांत, उसके बाद मूल अवधारणा, उसके बाद क्या, स्टोइकियोमेट्री सिद्धांत। तो सबसे पहले हम पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे क्या, रसायन की सिद्धांत, यानी कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री। ये इसको डिस्कस करते हैं। तो इसके बारे में चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले इसके बारे में क्या होता है, अब इसके चैप्टर के अंदर सबसे पहले ये जानेंगे हम कि रसायन किसे कहते हैं, यानी कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। वास्तव में तो आपको 11th में, यानी कि 9th में ही बता दिया गया होगा कि रसायन की परिभाषा किसे कहते हैं, यानी कि रसायन की परिभाषा क्या होती है, फिर या फिर 10th में बताया गया होगा। लेकिन इसमें हम फिर से बता देते हैं कि सबसे पहला टॉपिक इसमें डिस्कस किया जाएगा, रसायन किसे कहते हैं। अगर रसायन विज्ञान किसे कहते हैं तो सीधा सीधा आपको कहना है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों या द्रव्यों, है ना, के गुणों, संगठन, उनकी संरचना और उसमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हमें पदार्थों के गुणों, संगठन और उनके अंदर होने वाले परिवर्तन तथा उनकी संरचना में के बारे में अध्ययन किया जाता है, वह हमारा क्या है, रसायन विज्ञान। यानी उसी शाखा को हम क्या करेंगे, रसायन विज्ञान। जिस शाखा के अंदर हमें पदार्थों के गुणों, संगठन यानी उनके परिवर्तन में, यानी उनके गुणों में परिवर्तन, उनकी संरचना में परिवर्तन के बारे में अगर अध्ययन किया जाता है तो उसी को हम कहते हैं रसायन विज्ञान। हो गया क्लियर? ये डिफिनेशन आपको 9th में ही बताया गया होगा और 10th में भी बताया गया है, लेकिन 11th में हम फिर से बता दे रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। क्योंकि बोर्ड पेपर देने के बाद काफी बच्चे क्या होते हैं, एकदम निडर हो जाते हैं कि अब हमको क्या है, उतनी मेहनत नहीं करना है, बोर्ड में मेहनत करना था कर लिए, अब 12 में करेंगे। तो ये सबसे बड़ी भूल है उन लोगों की, है ना। तो क्या है कि आप अगर बीच में रुक गए थे तो क्या है, फिर से देखिए, आप पुरानी यादों को वापस लाइए। जैसे आप 9th 10th में खूब अच्छे से मेहनत करिए थे, वैसा 11th में फिर से मेहनत करना है आपको, और एक और यानी कि पेपर देना है, बोर्ड देना है आपको 12 में। तो ये मत सोचिएगा कि हमें एक साल बाद देना, नहीं। अगर आज से ही संघर्ष करेंगे तो शायद आप अच्छा मार्क ला सकते हैं। जैसे कहा गया है, करत करत अभ्यास जन्मत हुए सुजान, ये कहा गया है। यानी कि अगर आप डेली प्रयत्न करेंगे, धीरे धीरे मेहनत करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, तो आपको अंत में ढेर सारा ज्ञान हो जाएगा और लास्ट में क्या, भारी भी नहीं पड़ेगा आपको। लेकिन ज्यादा बच्चे क्या होते हैं कि सोचते हैं अभी आएगा समय तब करेंगे, तो अंत में उनके ऊपर काफी प्रेशर हो जाता है। वो देखते हैं कि हमारा सिलेबस इतना बड़ा है। 10th में हमारे पास क्या था, एक छोटी सी बुक थी, है ना, छोटा सा पार्ट था, उसमें डिस्कस कर लिए, जो भी पढ़ना था पढ़ लिए। लेकिन अब 11th में चल रहे हैं, जो आप एक हेडिंग वहां पढ़े थे, है ना, अब यहाँ इंटर में आपको एक चैप्टर के बारे में पढ़ना होगा, यानी उसी हेडिंग से चैप्टर को उठाना, पूरे चैप्टर पढ़ना होगा। तो क्या है, थोड़ा सा सिलेबस आपका बढ़ता चला जाता है। तो अंत में जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनको सिलेबस देख करके एक होपलेस आ जाता है, अपने अंदर क्या फीलिंग आती है कि यार अब हम नहीं कर पाएंगे, ये होगा ये होगा। तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है ना।
आप ऐसे इंसान है, बिल गेट्स ने नहीं कहा था किसी वैज्ञानिक ने कि आप खुद ऐसे इंसान है जो अपने आप से चुनौती करिए, है ना, और अपने आप को खुद ही आप हरा सकते हैं, कोई दूसरा आपको नहीं हरा सकता है। तो आप मेहनत करना शुरू करिए। बस अगर आप मेहनत करेंगे यानी धीरे धीरे करते रहेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे, तो शायद आपको कोई नहीं पछाड़ सकता है। तो चलिए सबसे पहले अब धीरे धीरे इसमें डिस्कस करते हैं, यानी कि रसायन के मूल सिद्धांत, यानी कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री यानी कि बेसिक के बारे में जानेंगे हम, केमिस्ट्री के बारे में। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री, इसके बारे में जानते हैं। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री के बारे में हमने सबसे पहले रसायन के बारे में डिस्कस कर लिया, है ना, कि रसायन यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्यों के संगठन, गुणों, उनके अंदर होने वाले परिवर्तन, उनकी संरचना का अध्ययन किया जाता है, उसी को रसायन विज्ञान कहते हैं, यानी उसी शाखा को हम रसायन विज्ञान कहते हैं। उसके बाद सबसे पहले चलिए, अब इसके पहले भी एक बात आती है कि अगर कोई पूछ लिया आपसे कि रसायन की उत्पत्ति कब हुई थी, तो वैज्ञानिकों का कहना है कि 17वीं शताब्दी में ही जो हमारा ये विज्ञान था, इसको कला और शिल्प कला के नाम से जाना जाता था, है, यानी कि इसको कला और शिल्प कला के नाम से जाने जाते थे। उसके आधार पर देखते हुए इसको विज्ञान का नाम यानी कि रसायन विज्ञान का नाम दिया गया। तो हम कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान का जन्म 17वीं शताब्दी में हुआ था। उसके आधार पर उसे कई शाखाओं और कई उप शाखाओं में बांटा गया था। शाखा अलग है, उप शाखा अलग है, ध्यान दीजिएगा। शाखा का मतलब मेन ब्रांच होता है, उप शाखा का मतलब ब्रांच के अंदर कई ब्रांच बनाए जाए, है ना। तो यानी कि शाखा हमारे 4 थे और उप शाखाएं हमारी 3 थी। वो शाखा कौन से 4 शाखा कौन थे, है ना, यानी कि रसायन विज्ञान को यहां हम लिख देते हैं, रसायन विज्ञान, इसको शाखा और उप शाखा के अंतर्गत डिवाइड किया गया, है ना। विज्ञान की शाखाएं यहां लिख देते हैं, रसायन विज्ञान की शाखाएं, और यहाँ रसायन विज्ञान की उप शाखाएं, रसायन विज्ञान की उप शाखाएं, ये देखते हैं। तो शाखा और उप शाखा के बारे में सबसे पहले रसायन विज्ञान की 4 शाखाएं होती हैं। कौन कौन, सबसे पहले देखते हैं कौन कौन, ये 4 शाखाएं होती हैं, और इसकी हमारी होती हैं 3 शाखाएं। इसी के बारे में डिस्कस करते हैं अच्छे से, और इसी शाखा से हमारी पूरी केमिस्ट्री खत्म हो गई है, यानी इन्हीं 4 शाखा और इन्हीं 3 उप शाखाओं से पूरी केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी आपकी। काफी ज्यादा भी नहीं है, बस इसके बारे में विस्तार से अगर अध्ययन करना तो थोड़ा सा बढ़ता चला जाता है, लेकिन आपको ये नहीं सोचना कि काफी बड़ा कोर्स है, नहीं। सबसे बस इतने सोच करके अध्ययन करिए कि जो मेरे सामने आ रहा है मैं उसी को अच्छे से अध्ययन करना, बस इसके बारे में डीपली जानना है, बस, और कुछ नहीं। आगे क्या होगा वो मतलब नहीं, वो मायने नहीं रखता। आप जो सीख रहे हैं वो मायने रखता है कि आप इस समय क्या सीख रहे हैं, है ना। अगर आप अपने आप को आज को बेहतर बनाते हैं तो शायद कल का बेहतर हो जाएगा। चलिए, तो शाखा जो हमारा है वो शाखा कौन कौन से है, इसमें सबसे पहले आता है हमारी अकार्बनिक रसायन, है ना, यानी अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, जिसे कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद दूसरा हमारा है कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन जिसे कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद तीसरा हमारा है भौतिक रसायन, भौतिक रसायन इसे कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। लास्ट वाला हमारा है विश्लेषित रसायन, विश्लेषित रसायन इसे कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री।
ये चार हमारे होते हैं, यानी कि शाखा कौन से, अकार्बनिक और कार्बनिक और भौतिक और विश्लेषित, यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री और है एनालिटिकल केमिस्ट्री, है ना, यानी विश्लेषित। अब इन चारों के बारे में पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर जाते हैं, है ना। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये हमारा क्या है, इसमें अकार्बनिक रसायन किसे कहते हैं, अगर पूछा गया कि अकार्बनिक रसायन किसे कहते हैं, तो इस शाखा के अंतर्गत कार्बन और कार्बन के यौगिकों को छोड़ करके अन्य सभी तत्वों और उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। यानी कार्बन की यौगिक और कार्बन को छोड़ करके, देखिए नाम से ही पता चल जाता है कार्बनिक अकार्बनिक। कार्बनिक और अकार्बनिक का डिफिनेशन एकदम आ जाएगा यही आपको देख करके। ये कार्बनिक का मतलब कार्बन से रिलेटेड है, अकार्बनिक का मतलब कार्बन को छोड़ करके बाकी सबसे। यानी कार्बन एक ऐसा तत्व है, उसको छोड़ दीजिए और उसके यौगिक को छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी तत्व आते हैं उसके बारे में, उनके यौगिकों के बारे में अगर अध्ययन किया जाता है तो उसको हम कह सकते हैं कि वह जो विज्ञान है, वह जो रसायन विज्ञान है, वह हमारा कौन सा रसायन विज्ञान है, अकार्बनिक रसायन विज्ञान। आपको 11th में यहीं से मिलना शुरू हो जाएगा, जिसे कहते हैं कि केमिस्ट्री भाग 1 और केमिस्ट्री भाग 2, है ना। यानी कि रसायन विज्ञान भाग 1, रसायन विज्ञान भाग 2 इंटर से ही चालू होता है आपको। तो भाग 1 का मतलब होता है हमारा और इनऑर्गेनिक, और भाग 2 जो होता है वो ऑर्गेनिक होता है। तो यहाँ से शाखा डिवाइड हो गया। यानी कहने का मतलब विज्ञान की ऐसी शाखा, यानी रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें हमें कार्बन और कार्बन के यौगिकों को छोड़ करके अन्य सभी तत्व और उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे अकार्बनिक रसायन कहते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। उसके बाद कार्बनिक रसायन, जस्ट आ जाइए। यानी इस शाखा के अंतर्गत केवल और केवल कार्बन और कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम कहते हैं कार्बनिक रसायन। हो गया क्लियर। भौतिक रसायन का मतलब होता है इसमें यौगिकों की बनाने की विधि, है ना, यानी कैसे बनाई गई है, इसके बारे में, इसकी क्रिया विधि के बारे में यानी कि डिस्कस किया जाता है, उनकी मात्रा पे। अब एनालिटिकल जो हमारा था, यानी कि विश्लेषित रसायन। विश्लेषित रसायन में इसमें तत्वों की यौगिकों की मात्रा, है ना, और उसको कैसे बनाया गया है उसके ऊपर डिस्कस किया जाता है। इसके अंतर्गत एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री यानी क्या होता है, विश्लेषित रसायन यानी कि केवल गणना करना, मात्रा ज्ञात करना कि कैसे कितना बनाया गया। जैसे मान लेते हैं कि हमें कोई सॉल्यूशन बनाना हुआ, कोई डाइल्यूट कंसंट्रेट से डाइल्यूट करना हुआ, तो उसमें हमें देखना होगा कि एसिड इतनी मात्रा होनी चाहिए, उसमें वाटर इतनी मात्रा में होने चाहिए, है ना। अब वो जो क्रिया कर रहे हैं हम, जिस बोल रहे हैं कि कैसे कैसे करना है, वह हमारा एनालिटिकल के अंतर्गत आता है। आपको जब लैब वाला प्रैक्टिकल करवाया जाएगा तो वहाँ सीधा कहा जाता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हमें क्या किया जाता है, उसमें मात्रा का कैलकुलेट करते हैं, चाहे वो एसिड हो, चाहे बेस हो, चाहे कुछ भी हो, है ना, कोई भी कंपाउंड हो, उसमें हम मात्रा का ज्ञान करते हैं। तो वह जो रसायन होता है वह एनालिटिकल केमिस्ट्री होती है, जिसे कहते हैं विश्लेषित रसायन। हो गया क्लियर। अब आते हैं तीसरा, यानी कि रसायन की उपशाखाएं जो हमारी होती हैं वो क्या होती हैं। अगर आपको नोट करना है तो मैंने जो थ्योरी बोला है वो आप पुश करके लिख सकते हैं, अगर नहीं लिख सकते हैं तो अगर कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि आप थ्योरी लिख दीजिए सर, तो हम यहाँ बोर्ड पे ही थ्योरी को लिख करके फिर से डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो इतना अभी क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये क्या है हमारा, अब देखिए ये औद्योगिक रसायन। सबसे पहले हमारा जो होता है ये औद्योगिक रसायन। औद्योगिक रसायन है ना, यानी कि मॉडर्न रसायन जो हमारा केमिस्ट्री है। उसके बाद है जैव रसायन, कृषि रसायन, ये हुआ। यानी कि ये तीनों हमारे क्या होते हैं, उप शाखाएं होती है, जो कि इस शाखा के अंतर्गत आता है। अगर जैव रसायन, औद्योगिक रसायन का मतलब होता है कि हमें बड़े पैमाने पर अगर कोई हमें रिएक्शन कराना है या कोई कंपाउंड बनाना है या कोई चीज बनाना है केमिकल के तौर पर रसायन में, तो अगर बड़े पैमाने यानी ज्यादा मात्रा में बनाना है अगर, तो हमें औद्योगिक रसायन में जाते हैं। यानी कि जब बड़े पैमाने में किसी यौगिक को बनाना होता है तो हम औद्योगिक रसायन के अंतर्गत बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं हजारों लीटर में, है ना, हजारों लीटर की संख्या में हमें कोई केमिकल तैयार करना है तो औद्योगिक रसायन के अंदर। जैव रसायन के अंदर होता है जीवों से उत्पन्न जो केमिकल्स होते हैं, यानी कि जो रसायन होते हैं, जो रासायनिक यौगिक होते हैं, जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, उसके बारे में अध्ययन अगर किया जाता है तो उसे जैव के अंतर्गत रखा जाता है। कृषि रसायन के अंतर्गत क्या होता है, जो कृषि विभाग में उपयोग यानी कि उपयुक्त होने वाली जो चीजें होती हैं, यानी उपयुक्त होने वाले केमिकल्स जो होते हैं, वो हम कृषि विज्ञान के अंतर्गत यानी अध्ययन करते हैं। हो गया क्लियर। यानी कहने का मतलब कि रसायन विज्ञान की हमारी क्या है, मुख्य रूप से दो शाखाएं। विज्ञान की शाखाएं यानी कि दो भाग है क्या, शाखाएं और उपशाखा। शाखा 4 प्रकार के होते हैं, उपशाखा 3 प्रकार के होते हैं।
शाखा में क्या आता है, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन और विश्लेषित रसायन, यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इसके बारे में डिस्कस फिर से एक बार बोल देते हैं हम। यानी कि इस रसायन की ऐसी शाखा जिसमें केवल कार्बन और कार्बन के यौगिकों को छोड़ करके बाकी अन्य सभी तत्वों और उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे अकार्बनिक रसायन यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। उसके बाद दूसरा है कार्बनिक रसायन, यानी कि रसायन की ऐसी शाखा जिसमें केवल कार्बन और कार्बन के यौगिक का अध्ययन किया जाता है, उसे हम कहते हैं कार्बनिक रसायन। भौतिक रसायन, भौतिक रसायन में हम केवल यानी कि पदार्थों या तत्वों या यौगिकों के बारे में जानकारी करना या उनके बनाने की विधि के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो वह हमारा क्या होता है, भौतिक रसायन के अंतर्गत आता है। यानी फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके रंग, रूप, गुण, क्वालिटी के बारे में जानते हैं, वो फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत, अर्थात भौतिक रसायन के अंतर्गत। विश्लेषित रसायन में होता है किसी यौगिक की मात्रा की गणना करना, केवल किसी यौगिक या तत्व की मात्रा की गणना करना, वो विश्लेषित रसायन के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं हमें उपशाखा, औद्योगिक रसायन, जैव रसायन और कृषि रसायन। औद्योगिक रसायन में हमारा होता है जब बड़े पैमाने पर यानी कि कोई भी केमिकल्स अर्थात कोई भी रसायन तैयार किया जाता है, तो औद्योगिक रसायन के अंतर्गत आता है, जैसे कंपनियों में। अब आते हैं जैव रसायन। जैव रसायन यानी कि जीवों से उत्पन्न रसायन के बारे में अगर अध्ययन किया जाता है तो जैव रसायन के अंतर्गत आता है। जैसे आपको चैप्टर मिलेगा, है ना, जैव मालिक्यूल, यानी कि जैव अणु जो मिलेगा आपको 12th में, यानी उसमें क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट सारी चीजें जो हमारी होती हैं, वसा जो है, प्रोटीन है, ये जैव रसायन के अंतर्गत रखे जाते हैं। कृषि रसायन का मतलब कृषि विभाग में जितने भी केमिकल्स चीजें यानी कि रासायनिक पदार्थ उपयोग किए जाते हैं, वो निकल के जो आते हैं उन्हें रसायन विज्ञान के अंतर्गत अर्थात कृषि रसायन के अंतर्गत रखा जाता है। ओके, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप